प्यारे बच्चों नमस्कार। स्वागत करता हूं आप सभी बच्चों का आज के इस इम्पोर्टेंट क्लास में। तो कैसे हो आप सभी? मैं आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सभी की पढ़ाई भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो बच्चों आज के इस क्लास में हम लेके आए हैं आपके लिए 12th क्लास के केमिस्ट्री का टॉप 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, यानी कि परीक्षा में लड़ने वाला 100 ऑब्जेक्टिव इस क्लास में हम लोग करने वाले हैं। तो बच्चों आज के क्लास को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और आज के इस क्लास में दिए जाने वाले इन सारे प्रश्नों को आप लोग अच्छे से याद भी करते चलिएगा। ओके बच्चों, चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं और आप लोग भी हमारे साथ चैट सेक्शन में आंसर को लगाते चलिएगा। लास्ट में बताइएगा इस 100 ऑब्जेक्टिव में आप लोग सही कितना कर पाते हो। देखिए पहला नंबर सवाल आपके सामने है, सभी बच्चे आंसर को जरूर लगाते चलिएगा। देखिए पहला नंबर सवाल पूछा जा रहा है, ब्रेविस जालकों की संख्या कितनी होती है? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से बता दो। तो बच्चों हमने बताया है अगर पूछे मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या तो 7 लगाना, ब्रेविस जालक संख्या पूछे तो 14 लगाना और घनाकार क्रिस्टल में ब्रेविस जालकों की संख्या पूछे तो 3 लगाना। ये सब हमने बता चुका है बच्चा पार्टी, भूलना नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। दूसरा नंबर सवाल देखिए, ये रहा आपके सामने, जल्दी से बता दो किस प्रकार के दोष में क्रिस्टल का घनत्व कम हो जाता है? कौन सा भाई ऐसा दोष है जिसमें क्रिस्टल का घनत्व कम हो जाता है? वो हमारा शॉर्टकी डिफेक्ट होता है। और फ्रेंकल दोष में क्या होता है? क्रिस्टल का घनत्व अपरिवर्तित रहता है, यानी कि इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होता। ये याद रखोगे आप लोग, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल पूछा जा रहा है, मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या कितनी होती है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, याद रखना मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या 7 होती है। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो, आज के क्लास में पूरे फिजिकल केमिस्ट्री से 100 ऑब्जेक्टिव होगा भाई, सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो आणविक क्रिस्टल में कौन सा बल लगता है? आणविक क्रिस्टल में पूछा गया, आप लोगों से जल्दी से बता दो। आणविक क्रिस्टल में जो लगता है बच्चों वो वांडर वाल्स बल लगता है, इसलिए 4 का करेक्ट आंसर आप लोग बी को लगा सकते हो। चलो जी आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो, पांचवा नंबर सवाल है, कोरंडम किस प्रकार का क्रिस्टल है? ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, इस प्रकार के प्रश्नों के आपके एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। देखो कोरंडम की बात हो रहा है बच्चों, ये हमारा कोवेलेंट क्रिस्टल, यानी कि इसे हम लोग नेटवर्क क्रिस्टल भी कह सकते हैं, सहसंयोजक क्रिस्टल। अभी लगा लो, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 5 का। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर सवाल देखिए आपके सामने, ये रहा प्रश्न, ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है क्योंकि इसके पास क्या होता है? क्योंकि इसके पास भाई मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है। क्या होता है? मुक्त इलेक्ट्रॉन। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो जी आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो पूछा जा रहा है, 7 नंबर सवाल है, पिंड केंद्रित घनाकार इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? पिंड केंद्रित कहने का अर्थ है कि बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड यानी कि बीसीसी इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या 2 होती है और कोऑर्डिनेशन नंबर बच्चा पार्टी कितनी होती है? कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होती है। ये याद रख सकते हो बच्चों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। परमाणुओं की संख्या 2 लगाओ, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चा पार्टी। जितना भी मैं अलग से बताते जा रहा हूं उसको याद करते चलो, क्योंकि ऐसा वाला आ सकता है आपके एग्जाम में। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो, 8 नंबर सवाल पूछा जा रहा है, फलक केंद्रित इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? एफसीसी में पूछा गया है, परमाणु की संख्या 4 होती है और एफसीसी में अगर कोऑर्डिनेशन नंबर पूछता तो 12 लगाते। कौन सा होगा बच्चों? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, क्योंकि हमसे पूछा गया था परमाणुओं की संख्या, इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो 9 नंबर सवाल आपके सामने है, बता दो बच्चा पार्टी, निम्न में से प्रति चुंबकीय कौन है? भाई ये डायमैग्नेटिक पूछा गया, जल यानी कि आपसे पूछा जा रहा है H2O प्रति चुंबकीय है क्या? सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl प्रतिचुंबकीय है या फिर बेंजीन C6H6 प्रतिचुंबकीय है, या इनमें से सभी हो जाएगा? कौन सा होगा? तो ये सारे के सारे प्रतिचुंबकीय है बच्चों। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 9 का। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो, 10 नंबर सवाल पूछा जा रहा है, बीसीसी इकाई सेल में पैकिंग की प्रगुणता कितनी होती है? बीसीसी में पूछा गया बच्चा पार्टी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पैकिंग की प्रगुणता यानी कि इसमें भरा हुआ कितना होता है? तो बीसीसी में भरा हुआ होता है 68% और पैकिंग इफिशियंसी पूछे हमसे, वो हमारा 32% हो जाता है। ये याद रखो कि खाली वाला स्पेस वाला 32% है और भरा हुआ 68% होता है। ओके बच्चों चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो, 11 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में
कौन समदैशिक है? समदैशिक मतलब देखो बच्चों, ये समझने वाली बातें हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज में चले जाते हैं। देखो, अगर आपसे पूछे यहाँ एक लिख लो क्रिस्टल, क्या लिखोगे बच्चा पार्टी? समझ लो, एक अच्छे से समझ लो भाई। एक लिख लो क्रिस्टल, उसके बाद लिख लो ओ क्रिस्टल। क्या लिखना है? ओ क्रिस्टल लिख लो। देखो, क्रिस्टल हमारा क्या होता है? क्रिस्टल हमारा दीर्घ पारासी होता है। क्या होता है? दीर्घ पारासी होता है। इसी के साथ साथ हमारा असमदैशिक होता है। क्या होता है? असमदैशिक, ये याद रख लो। उसके बाद हमारा अक्रिस्टल क्या होता है बच्चों? ये हमारा लघु परासी होता है। क्या होता है? यहाँ पे लिखो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चा पार्टी। देखो, लघु परासी हमारा कौन होता है? ये हमारा अक्रिस्टल होता है। साथ में ये हमारा समदैशिक होता है। सम यहाँ पे लिखो, सम के साथ दैशिक। अब देखो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव कैसे बनता है। देखो, यहाँ पे पूछा गया निम्नलिखित में कौन समदैशिक है? समदैशिक कौन होगा? समदैशिक और क्रिस्टल होगा। तो हीरा हमारा क्रिस्टल है, नहीं होगा। ग्रेफाइट क्रिस्टल है, नहीं होगा। क्वार्ट्ज भी क्रिस्टल है, लेकिन क्वार्ट्ज ग्लास हमारा और क्रिस्टल है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। लेकिन बच्चों देख रहे हो, दीर्घ परासी पूछे, दीर्घ परासी क्रिस्टल होता है, जबकि लघु परासी और क्रिस्टल होता है। क्रिस्टल असमदैशिक होता है, जबकि क्रिस्टल समदैशिक होता है। ओके बच्चों, देखो क्रिस्टल है तो इसमें ओ लगा हुआ है, और ये वाला ओ यहां से चला गया इसमें, तो ये हमारा समदैशिक बचा। इतना ट्रिक के माध्यम से याद रख सकते हो बच्चा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर सवाल देखो। अब हमारा सॉलिड स्टेट से एक भी ऐसा ऑब्जेक्ट नहीं होगा भाई, छूट जाएगा एग्जाम में। देखो, सदृश परमाणु वाले एक फलक केंद्रित घनाकार इकाई सेल में चतुष्फलक रिक्ति की संख्या कितनी होगी? अगर चतुष्फलक रिक्ति पूछे ब्रो 8 लगाना भाई। कौन सा होगा? ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 12 का ए लगा रहे हो क्या? चलो जी आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो, 13 नंबर सवाल पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में कौन क्रिस्टल है? क्रिस्टल एकदम लगा दो ना। लोहा भी क्रिस्टल है, तांबा भी क्रिस्टल है, चीनी भी क्रिस्टल है। इनमें से सभी बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चा। अगला नंबर सवाल देखो, पूछा जा रहा है 14 नंबर सवाल है, निम्न में से कौन दीर्घ परासी होता है? दीर्घ परासी हमने क्या बताया? क्रिस्टल होता है। क्रिस्टल वाला करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए लगाओ। यहाँ तो सीधा सीधा आंसर दिया गया, करेक्ट आंसर आप लोग ए लगा सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर सवाल है, ग्रेफाइट क्या होता है? ग्रेफाइट हमारा क्या होता है? नेटवर्क क्रिस्टल होता है, जिसे हम लोग दूसरी भाषा में क्या कहते हैं भाई? सह संयोजक क्रिस्टल भी कहते हैं। सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर सवाल है, आयनिक क्रिस्टल किसमें विलय होता है बच्चों? आयनिक क्रिस्टल जल में विलय होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। याद रखोगे आप लोग, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो 17 नंबर सवाल है, सिलिकॉन में आर्सेनिक मिलाने की क्रिया को क्या कहते हैं? डोपिंग कहते हैं। सिलिकॉन में आर्सेनिक मिलाने की क्रिया को डोपिंग कहते हैं बच्चा पार्टी। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। क्लास को एकदम लाइक करते चलना भाई, तब पढ़ाने में बहुत मजा आ जाएगा। इसलिए सभी बच्चे एक बार क्लास को लाइक कर दो। जितने बच्चे जुड़े हुए हो सभी बच्चे एक बार क्लास के लाइक वाले बटन को जरूर दबा देना बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं। ये रहा आपके सामने, किसी क्रिस्टल के दो समांतर तलों के मिलर निर्देशांक कैसे होते हैं? समान होते हैं भाई। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 18 नंबर सवाल का जवाब। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो, 19 नंबर सवाल है, किस प्रकार के क्रिस्टल में ब्रेबेस जालकों की संख्या सबसे अधिक होती है? ब्रेबेस जालकों की संख्या सबसे अधिक होती है ऑर्थोरोम्बिक में। किसमें बच्चों? ऑर्थोरोम्बिक में। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो, 20 नंबर सवाल है, NaCl क्रिस्टल की संरचना कैसी होती है? NaCl क्रिस्टल की संरचना देखो, यहाँ पे पूछे NaCl सोडियम क्लोराइड की पूछे तो आप लगाना FCC। अगर पूछे सीजियम क्लोराइड CsCl पूछे ना बच्चों, CsCl पूछे ना आपसे, तो आप लगाना BCC। अब देखो पूछा क्या गया, फलक केंद्रित में लगा लो, क्योंकि सोडियम क्लोराइड वाला आया है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। देखो अब हमारा सॉलिड स्टेट हुआ खत्म। अब हमारा स्टार्ट होगा दूसरा चैप्टर, जिसका नाम क्या है भाई? विलियन वाला सॉल्यूशन। देखो दूसरा नंबर चैप्टर का नाम है विलियन। देखो विलियन के अनुसंख्यक गुणधर्म का उदाहरण क्या है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपका गलत नहीं होना चाहिए भाई। मानो ये एग्जाम में ये प्रश्न आया हुआ है और आपका गलत हो जाएगा तो कैसा लगेगा? देखो हमने बताया था कि विलियन का अनुसंख्यक गुणधर्म वह है जो विलियन में उपस्थित विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है। इसके लिए हमने 4 एग्जाम्पल बताया था, क्वथनांक का उन्नयन, हिमांक का अवनमन, प्रासरणी दाब और वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन। यहाँ पे क्वथनांक उन्नयन दिया गया। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल का जवाब जल्दी से बता दो, प्रति केजी विलायक में घुले हुए विलय के मोलों की संख्या को क्या कहते हैं? प्रति
केजी है भाई, मोल पर केजी दिया गया है, ये हमारा मोललता होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो, 23 नंबर सवाल है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किसी भी विलयन में विलय तथा विलायक के मोल प्रभाज का योगफल कितना होता है? 1 होता है। सही जवाब ऑप्शन बी होगा। 23 का बी लगा रहे हैं आप लोग, बहुत अच्छे। क्योंकि बच्चा पार्टी, इसके लिए आप लोग सूत्र जानते हो क्या? क्या जानते हो सर? एन बटा में होता है एन प्लस एन होता है, प्लस में जो होता है बच्चों वो होता है एन बाई एन प्लस एन, ये वाला होता है। अब बराबर में कितना होता है? बराबर में जो अगर यहां से निकालते हो वो हमारा हो जाएगा एन प्लस एन, अब बटा में कौन सा होगा? एन प्लस एन। यानी देख लो दोनों मिल रहा है, काट दोनों बराबर में एक हुआ, यही वाला पूछा गया बच्चों। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। याद रखोगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। देख रहे हो यहाँ पे विलय का मोल बटा में प्लस में विलायक का मोल दिया गया ना, दोनों का योग करते हमारा 1 होता है, इसीलिए इसको याद रखोगे, इंपॉर्टेंट है। चलो आगे बढ़ते हैं। 24 नंबर सवाल है, ताप का प्रभाव किस पर नहीं पड़ता? ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो मोललता होता है जिस पर कोई ताप का इफेक्ट नहीं होता। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल है 25 नंबर सवाल है, आदर्श विलयन का निम्न में से कौन सा गुण है? आदर्श विलयन क्या करता है? डेल्टा एच मिक्स बराबर भी क्या होता है? डेल्टा एच बराबर भी 0 होता है और डेल्टा भी बराबर भी 0 होता है, यानी कि ये राउल्ट के नियम का पालन कर रहा है। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 26 नंबर सवाल है, विलयन का अनुसंख्यक गुणधर्म निर्भर नहीं करता है। बच्चों यहां अच्छे से पढ़ रहे हैं, देखो नहीं करता है। हमने बताया था कि विलयन का अनुसंख्यक गुणधर्म विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है, कणों के आकार या प्रकृति पर यह निर्भर नहीं करता। आकार पर निर्भर नहीं करता, प्रकृति पर निर्भर नहीं करता, और यहाँ पर यही पूछा गया। करेक्ट आंसर ए और बी दोनों लगा लो ना भाई, क्योंकि कणों की संख्या पर तो निर्भर करता है, ये कैसे हो सकता है? यहाँ पे करता है, नहीं करता है। चलो करेक्ट आंसर सी लगा लो आप लोग। चलो आगे बढ़ते हैं। 27 नंबर सवाल है, समुद्री जल को किस विधि से लवणहीन किया जाता है? रिवर्स ऑस्मोसिस के द्वारा, यानी कि उल्टा परासरण के द्वारा। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा बच्चा पार्टी। आगे बढ़ते हैं। 28 नंबर सवाल है, हेनरी स्थिरांक का मान क्या होता है? आप लोगों ने पढ़ा होगा P बराबर KH। ये KH जो होता है इसका मान ताप में वृद्धि के साथ बढ़ता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 29 नंबर सवाल है, पादप कोशिका तब सिकुड़ जाती है जब उसे रखा जाता है हाइपरटोनिक विलयन में। किसमें बच्चों? हाइपरटोनिक विलयन में। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। चलो 30 नंबर सवाल आपके सामने है, और आप क्या लगाओगे इसका आंसर वो तो जल्दी से बता दो। किसी विलयन में परासरण दाब को निम्न में से किसके द्वारा बढ़ाया जा सकता है? तो विलय के अणुओं की संख्या को बढ़ाने पर परासरणी दाब बढ़ता है बच्चों। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 31 नंबर सवाल देखो, अभी तो भाई बहुत सारा प्रश्न है, इसलिए सारे बच्चे एक बार क्लास को लाइक करते चलना, फटाफट से आंसर लगाते चलना हमारे साथ। देखो निम्नलिखित में किसका हिमांक अवनमन अधिकतम होगा? हिमांक अवनमन देखो, इसमें ना संयोजन ना वियोजन एक होगा, इसमें भी एक होगा। सोडियम क्लोराइड Na और Cl यानी कि इसमें 2 हो जाएगा। K2SO4 यानी कि K2 प्लस में SO4 2 प्लस 1 3 हो जाएगा। सबसे ज्यादा K2SO4 में होता है, ये याद रखोगे, कभी कभी ऐसे रहता है, तो ये सब याद रखने वाली चीज है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल है 32 नंबर सवाल, सिर्फ ये ही कण अर्धपारगम में झिल्ली से निकल पाते हैं? विलायक के कण होते हैं, विलायक के अणु होते हैं बच्चों। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 33 नंबर सवाल है, शुद्ध जल का पीएच कितना होता है? पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन जो होता है वो शुद्ध जल का वो 7 होता है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 34 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में कौन अनुसंख्यक गुणधर्म नहीं है? अनुसंख्यक गुणधर्म जो नहीं होता उसका नाम होता है प्रकाशीय क्रियाशीलता। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 35 नंबर सवाल पूछा जा रहा है, पहाड़ों पर जल का क्वथनांक कम हो जाता है, क्योंकि क्यों होता है भाई ये बता दो, जल्दी से लगा दो आप लोग चैट सेक्शन में आंसर। वहां पर वायुमंडलीय दाब कम होता है इसीलिए। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 36 नंबर सवाल पूछा जा रहा है, ये रहा आपके सामने, जल्दी से बता दो इसका आंसर। यदि 18 ग्राम ग्लूकोज को 1000 घोलक में घुलाया जाता है तो उस घोल को क्या कहते हैं? उस घोल को क्या कहेंगे? देखो इसको
मोलल में कहते हैं बच्चा पार्टी, मोललता के लिए अगर पूछे ना, उसके लिए हमने क्या बताया था, W बटा में M गुना में 1000 बटा में V लगा देना, यही वाला फॉर्मूला देख रहे हो ना। W हमारा कितना 18 ग्राम दिया गया है ना, 18 ग्राम लिख लो। और ग्लूकोज का मोलर द्रव्यमान 180 होता है, 180 लिखो गुना में 1000। और देखो विलियन का आयतन 1000 हमारा कितना दिया गया, 1000 ये भी दिया गया, तो यहाँ पे निकाल लो। या अगर ग्राम में है तो किलो में बदलने के लिए 1000 से 1000 गया, तो हमारा 18 दहीन के 180 हुआ, 1 बटा में 10 हुआ, ऊपर करो तो 0.1 हुआ। ये भी मोलल में होगा, मोललता के लिए होता है बच्चों। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखो, 37 नंबर सवाल है, CaNO3 में वांट ऑफ गुणांक कितना होगा, जल्दी से बता दो। 37 नंबर सवाल का जवाब कितना होगा, Ca 2 प्लस होगा, और प्लस में हमारा कौन सा होगा बच्चों, 2Na माइनस होता है। अब देखो 2 + 1 = 3, यानी कि वांट ऑफ गुणांक हमारा 3 हो जाएगा। करेक्ट आंसर सी होगा। चलो आगे बढ़ते हैं, 38 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में किसका क्वथनांक सबसे अधिकतम होगा। हमने बताया है आपके सामने ग्लूकोज आए, यूरिया आए, सुक्रोज आए, फ्रक्टोज आए, ये सब नहीं होता है भाई, NaCl लगा लो ना, क्योंकि इसमें 2 होगा, ये सब में 1 होता है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल 39 नंबर सवाल आपसे पूछा जा रहा है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 2 नंबर में भी पूछा जाएगा, तो आप लोग लगा क्या होगे, किसी विलयन घटक का आंशिक दाब इसके मोल अंश के समानुपाती होता है, इसे हम लोग क्या कहेंगे, इसे क्या कहेंगे बच्चा पार्टी, जल्दी से बता दो। इसे कहते हैं राउल्ट का नियम। P बराबर आप लोगों ने पढ़ा होगा P0x, ये याद रख लो। 2 नंबर आपका मिल जाएगा। अगर पूछे राउल्ट का नियम लिखिए तो इतना लिख दोगे, किसी विलयन घटक का आंशिक दाब इसके मोल अंश के समानुपाती होता है, बस इतना को लिख दोगे, आपका काम हो जाएगा बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं, 40 नंबर सवाल है, गोताखोर ऑक्सीजन के साथ कौन सा गैस मिलाकर ले जाते हैं, वो हीलियम का गैस होता है बच्चों। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्लास को आप लोग लाइक करते चलना बच्चा पार्टी। अगला नंबर सवाल देखो, प्रबल वैद्युत अपघट्य का कौन सा उदाहरण होता है। प्रबल वैद्युत अपघट्य यानी कि जो जलीय विलयन में पूर्णतः आयनों में परिवर्तित हो जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रबल वैद्युत अपघट्य कहते हैं। Na और Cl, यानी कि यही वाला करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखो, 42 नंबर सवाल है, विशिष्ट चालकत्व की कौन सी इकाई है। इसे विशिष्ट चालकत्व को के द्वारा यानी कि कप्पा के द्वारा सूचित करते हैं बच्चों। 1/R/L/A होता है। यहां से अगर निकालो ना, 1/R का यानी कि प्रतिरोध का ओम होता है, ओम लिख लेते हैं, गुना में लंबाई का सेंटीमीटर लिख लो, बटा में एरिया का सेंटीमीटर स्क्वायर लिख लो। यहां से यहां एक गया, हमारा बचा 1/ओम, इंटू में बचा 1/सेंटीमीटर। यहां से कर लो, ओम इनवर्स हो जाएगा और सेंटीमीटर इनवर्स हो जाएगा, यही वाला तो होगा। करेक्ट आंसर किस में दिया गया, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। ओके बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं, 43 नंबर सवाल है कि द्रवित NaCl के वैद्युत अपघटन से कैथोड पर क्या मुक्त होता है, सोडियम मुक्त होगा बच्चों। करेक्ट आंसर बी होगा 43 का। अगर आप लोग बी को लगा रहे हो तो सही हो जाएगा। कैथोड पर हमारा अवकरण होता है और सोडियम मुक्त होता है, और एनोड पर जो होता है वो ऑक्सीकरण होता है, ये क्लोरीन मुक्त होता है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखो, निम्नलिखित में कौन द्वितीयक सेल है, जल्दी से बता दो। द्वितीयक सेल कौन सा होता है, लेड स्टोरेज बैटरी होता है। कौन सा बच्चों, लेड स्टोरेज बैटरी। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखो, 45 नंबर सवाल है, किस प्रकार की अभिक्रिया में रेडॉक्स अभिक्रिया स्वतः होती है। कौन सा ऐसा अभिक्रिया है, ये बता दो, जल्दी से बताओ बच्चा पार्टी। वो विद्युत रासायनिक सेल होता है जिसमें की रेडॉक्स अभिक्रिया स्वतः होती है बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल है, ये रहा आपके सामने कि विद्युत रासायनिक सेल में जिंक की छड़ पर क्या होता है। विद्युत रासायनिक सेल में जिंक के छड़ पर ऑक्सीकरण होता है बच्चों। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, याद रखना, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया आपके एग्जाम में। चलो आगे बढ़ते हैं, 47 नंबर सवाल है, किसी इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रॉन त्यागने या प्राप्त करने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है, इलेक्ट्रोड विभव कहलाती है बच्चों। करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। अगर 2 नंबर में पूछे इलेक्ट्रोड विभव क्या है, तो बच्चा इतना को लिख देना, आपका नंबर मिल जाएगा। चलो 48 नंबर सवाल है कि 96,500 कूलम बराबर कितना होता है। हमने क्या बताया था, 1 फैराडे बराबर 96,500 कूलम होता है, और बराबर में होता है 1 मोल इलेक्ट्रॉन होता है। ये याद रखोगे ना। करेक्ट आंसर कौन सा होगा, 1 मोल इलेक्ट्रॉन। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल 49 नंबर सवाल है, बैटरी के द्वारा किसको बदला जाता है। बैटरी के द्वारा रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है बच्चों। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर
नंबर बी होगा। बैटरी दो प्रकार के होते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो, 50 नंबर सवाल है, लेक्लांचे सेल क्या होता है? लेक्लांचे हमारा प्राथमिक सेल होता है, प्राथमिक सेल है बच्चों। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो, 51 नंबर सवाल है, शुष्क सेल का विद्युत वाहक बल कितना होता है? जल्दी से बता दो बच्चा पार्टी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आप क्या लगाओगे? 1.5 वोल्ट। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगर मरकरी सेल आए, जो कि नीचे दिया हुआ है, मरकरी सेल का विद्युत वाहक बल कितना होता है? 1.35 वोल्ट। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। देखो हमने क्या बताया, शुष्क सेल 1.5 वोल्ट, मरकरी सेल 1.35 वोल्ट। इतना को तो लगा सकते हो ना बच्चों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो आगे बढ़ते हैं। 53 नंबर सवाल है, सेल स्थिरांक क्या होगा? दो इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी एवं उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के अनुपात को क्या कहते हैं? सेल स्थिरांक कहते हैं। x बराबर कह सकते हो हमारा क्या होगा? x बराबर आई बटा में a होगा क्या? यही वाला करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। l होगा भाई, यहाँ पे l होता है क्योंकि दो इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी और उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्र पर l बटा में a कह सकते हो बच्चा पार्टी। 53 का क्या लगाओगे? ऑप्शन बी होगा। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो, पूछा जा रहा है, क्या है आपके सामने बता दो। ये रहा आपके सामने, यहाँ पे पूछा जा रहा है, जल का वैद्युत अपघटन कराने पर क्या होता है? जल का वैद्युत अपघटन कराने पर जो होता है, हाइड्रोजन गैस कैथोड पर मुक्त होती है, बिल्कुल सही है। ऑक्सीजन गैस एनोड पर भी मुक्त होती है, ये भी सही है। तो हमारा उपरोक्त दोनों कथन सही है ना बच्चा पार्टी? ऑप्शन सी लगा लो। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल है, 55 नंबर सवाल है, सेल में रेडॉक्स अभिक्रिया होने के लिए सेल का विद्युत वाहक बल कैसा होना चाहिए? धनात्मक होना चाहिए बच्चों। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा बच्चों। ओके, याद रखते चलो, हमारे साथ आंसर को लगाते चलो, हमारे साथ गुनगुनाते चलो। क्या गुना भाई? गाना मत गाने लगना। हम बोल रहे हैं कि हम जितना बोल रहे हैं ना, जैसे ये क्वेश्चन है तो क्वेश्चन को एकदम पढ़ने लग जाओ हमारे साथ। चलो आगे बढ़ते हैं। ये रहा, आयनीकरण का सिद्धांत किसने दिया था? आयनीकरण का सिद्धांत दिया था आर्हेनियस ने। किसने? आर्हेनियस ने। चलो आगे बढ़ते हैं। 57 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में कौन विलयन में विद्युत का संचालन करते हैं? विलयन में विद्युत का जो संचालन करते हैं वो वैद्युत अपघट्य होता है। कौन होता है बच्चों? वैद्युत अपघट्य होता है। वैद्युत अपघट्य किसे कहते हैं? हमने क्या बताया, जो जलीय विलयन में पूर्णतः आयनों में एसोसिएट हो जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग कहते हैं वैद्युत अपघट्य। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल है 58 नंबर सवाल, गैल्वेनिक सेल में एनोड क्या होता है? गैल्वेनिक सेल में एनोड ऋणात्मक इलेक्ट्रोड होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। ओके, चलो आगे बढ़े बच्चा पार्टी। 58 का क्या लगाए हो? ऑप्शन नंबर ए, बहुत अच्छे। आगे बढ़ते हैं। हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेल निम्नलिखित में किस तरह का सेल है? हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेल ईंधन सेल का उदाहरण है बच्चों। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। 60 नंबर सवाल है आपके सामने, बता दो क्या होगा? किसी सेल अभिक्रिया की साम्यावस्था पर सेल का विद्युत वाहक बल कितना होता है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसलिए हम बता रहे हैं, जल्दी से बता दो। ओके ओके, कौन सा? शून्य हो जाएगा। करेक्ट आंसर भी होगा बच्चों। ये प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखोगे आप लोग। चलो आगे बढ़ते हैं। 61 नंबर सवाल है, कारक जो अभिक्रिया को, अब हमारा स्टार्ट हुआ है केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर, जिसका नाम है रासायनिक बल गति की। देखो कारक जो अभिक्रिया की दर को प्रभावित करता है वो कौन सा होता है? ताप होता है, दाब होता है, सांद्रण होता है, इनमें से सभी लगा लो। और बच्चों आपसे पूछेगा अभिक्रिया के दर को प्रभावित करने वाले कारकों को लिखे, ये 2 नंबर में पूछेगा। अगर इतना भी लिख दे ना भाई, ताप का प्रभाव, दाब का प्रभाव और सांद्रण का प्रभाव, 2 नंबर आपका कोई नहीं काटेगा। टेम्परेचर, प्रेशर एंड कंसंट्रेशन, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो, जब उत्प्रेरक का उपयोग साम्यावस्था में किया जाता है तो सक्रियण ऊर्जा क्या होता है? घटता है। सक्रियण ऊर्जा डिक्रीज होता है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। 63 नंबर सवाल का जवाब बता दो, अभिक्रिया के पश्चात उत्प्रेरक की मात्रा क्या होती है? अपरिवर्तित रहती है बच्चों। क्या होती है? अपरिवर्तित रहती है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। ये रहा आपके सामने प्रश्न और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई क्या होती है? जल्दी से बताओ, इसका आंसर फटाफट से लगा दो। आर बराबर कह सकते हो, क्या लगाओगे? आर बराबर के इंटू सांद्रता क्या होगा? ये देखो, अगर प्रथम कोटि है तो पावर ए लगा दो, और कोई भी पावर है तो कौन सा होगा? यहां से अगर निकालते हो, हमें निकालना क्या है भाई? के की इकाई, वेग स्थिरांक निकालना है ना। तो के बराबर क्या लिखोगे? के बराबर लिख लो आर बटा में कौन सा लिखोगे? ए लिख लो। इतना तो लिख सकते हो बच्चा पार्टी। आर का क्या होता है? आर का होता है मोल लीटर इनवर्स सेकंड
सेकेंड इनवर्स बटा में होता है मोल लीटर इनवर्स। मोल लीटर इनवर्स से लीटर इनवर्स गया, बचा कौन सा? सेकेंड इनवर्स। यही वाला तो पूछा गया, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ओके बच्चों, और अगर पूछे शून्य कोटि के लिए तो शून्य कोटि के लिए होता है मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ये याद रखो, ये हमारा शून्य कोटि के लिए होता है। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो, 65 नंबर सवाल है, किसी प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक निर्भर नहीं करता। किस पर नहीं करता है? अभिकारकों की सांद्रता पर यह निर्भर नहीं करता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चा पार्टी। ये रहा आपके सामने प्रश्न, और बता दो किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर क्या होती है? किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की दर समय के साथ घटती है। क्या होती है बच्चों? घटती है। लेकिन हमें से यहां नहीं पूछा गया किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर ताप बढ़ने से बढ़ती है, घटती है, ताप पर निर्भर नहीं करती, या फिर ये सब नहीं होगा। भाई ताप बढ़ेगा तो ये रासायनिक अभिक्रिया की दर भी बढ़ेगी। करेक्ट आंसर ए होगा। लेकिन एक प्रश्न ऐसा आया था आपकी बार कि किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर समय के साथ क्या होती है, तो समय के साथ घटती है लेकिन ताप बढ़ने पर बढ़ती है। बच्चों ये दोनों में अंतर समझो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो आगे बढ़ते हैं। 67 नंबर सवाल पूछा जा रहा है, वह अभिक्रिया जिसमें दो अभिकारक भाग लेकर उत्पाद बनाते हैं क्या कहलाती है? अगर दो अभिकारक भाग ले द्विअणु कहलाएगा, तीन अणु है तो त्रिअणु कहलाएगा, एक अणु होगा एक अणु कहलाएगा, और अनुक्ता का अधिकतम मान 3 ही होता है। इसके आगे मत बढ़ जाना आप लोग। चलो आगे बढ़ते हैं। 68 नंबर सवाल है, शून्य कोटि की अभिक्रिया की दर क्या होती है? जल्दी से बता दो। शून्य कोटि के लिए पूछा गया, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स हमने बताया है बच्चों। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा 68 नंबर सवाल का जवाब। चलो आगे बढ़ते हैं। 69 नंबर सवाल का जवाब जल्दी से बता दो। ये रहा आपके सामने, जल्दी से बताओ बच्चा पार्टी, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं, परमाणुओं अथवा मूलकों की संख्या क्या कहलाती है? अनुसंख्यता या फिर अनुक्ता कहते हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बच्चों। ये याद रखोगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अनुक्ता एक सैद्धांतिक मान होता है, अनुक्ता का अधिकतम मान 3 होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल 70 नंबर सवाल पूछा जा रहा है, किसी पदार्थ के प्रतिक्रिया करने का दर किस पर निर्भर करता है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आप क्या लगा रहे हो? सक्रिय भार पर। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। ये भी प्रश्न आपके एग्जाम को बड़े ही प्यारे लगते हैं, ये बार बार पूछ दिया जाता है बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं। 71 नंबर सवाल है, आज तो भाई आपका 5 चैप्टर एकदम कंप्लीट हो जाएगा, इसके बाहर भाई कुछ नहीं भी पढ़ोगे तो काम हो जाएगा। बस आपको ये सारा प्रश्न याद होना चाहिए। देखो किसी शून्य कोटि की अभिक्रिया की दर क्या होती है? किसी शून्य कोटि की अभिक्रिया की दर अगर शून्य कोटि है तो इसके लिए हमारा निश्चित होता है, क्योंकि हमने बताया है। एक बार ऐसा सवाल आया था कि किस कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग तथा वेग स्थिरांक की इकाई समान होती है, तो शून्य यानी कि निश्चित होती है बच्चों। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 72 नंबर सवाल है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में वेग निर्धारक पद कौन सा होता है? वो मंद पद होता है बच्चों। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 73 नंबर सवाल आपके सामने है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में किसी भी क्षण ज्ञात किया गया वेग क्या कहलाता है? तात्क्षणिक वेग कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? तात्क्षणिक वेग। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 74 नंबर सवाल का जवाब जल्दी से बता दो, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? हैबर की विधि से अमोनिया के निर्माण में, देखो यहां से अमोनिया का निर्माण जो होता है वो किस विधि से होता है बच्चा पार्टी? हैबर विधि से। इसमें कौन सा उत्प्रेरक का प्रयोग होता है? लोहे का, महीन पाउडर का। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ओके बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं। 75 नंबर सवाल पूछा जा रहा है, किस कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग तथा वेग स्थिरांक की इकाई समान होती है? तो बच्चों हमने जस्ट बताया, क्या बताया था कि हमारा वेग जो होता है बच्चा पार्टी, कहां दिया गया वेग, ये जो होता है ये हमारा के जो होता है ये आर के समानुपाती होता है, क्योंकि के बराबर हम लिख सकते हैं आर इंटू क्या होता है बच्चों? आर। ऐसे सांद्रता ए पर 0 होगा क्योंकि शून्य कोटि होता है। यहां से करते हो तो के बराबर क्या होगा? कोई भी अगर 0 हो तो पावर में 1 हो जाता है, तो के आर बराबर के होगा, के बराबर आर। यही वाला पूछा गया। करेक्ट आंसर ए लगा लो। ये बराबर है या ये इसके बराबर है, कोई बात बराबर है। चलो आगे बढ़ते हैं। 76 नंबर सवाल है, अभिकारक अणुओं को उत्पाद में परिवर्तित होने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा जो होता है वो क्या होता है? वो होता है एक्टिवेशन एनर्जी। क्या होता है बच्चों? सक्रियण ऊर्जा होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्लास को आप लोग लाइक करते चलना, बस आप लोगों का ये है, क्लास को लाइक करते चलो। अगर हमें पता चलता है जितने बच्चे लाइक कर देते हो तो हमें ये आपके प्रेजेंटेशन का पता चलता है कि आप यहाँ उपस्थित हो, हमसे क्लास कर रहे हो। तो सभी बच्चे एक बार क्लास को लाइक कर लीजिएगा। किसी भी अभिक्रिया में उत्प्रेरक क्या करता है? अभिक्रिया के वेग को बढ़ाता भी है और घटाता भी है, इसीलिए करेक्ट आंसर कह सकते हो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ओके चलो जी आगे बढ़े बच्चा पार्टी। 78 नंबर सवाल आपके सामने है और पूछा जा रहा है, क्या है देखो,
किसी अभिक्रिया का वेग इतना दिया गया कि ए पर पावर 2 है और बी पर पावर कुछ नहीं है, तो एक है इस अभिक्रिया की कोटि क्या होगी। तो हमने क्या बताया था, वेग समीकरण में प्रयुक्त सांद्रण पदों के घात के योगफल को इसे क्या कहते हैं, अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। 2 है तो 2 प्लस में 1 है बराबर में 3। देख रहे हो कितना आसान जोड़ घटाव वाला सवाल पूछा भाई, एकदम आसान तरीके से आप लोग लगा के आओगे। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए हाफ लाइफ कितना होता है, 0.693 बाई के होता है। ये किस में दिया गया, 0.693 बाई के। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 80 नंबर सवाल है, निम्न में से किस समीकरण के द्वारा त्वरित वेग को बताया जाता है, माइनस डीसी बटा में dt होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बच्चों। चलो अब हमारा स्टार्ट होगा सरफेस केमिस्ट्री, जिसमें कि पहला नंबर सवाल यानी कि 81 नंबर सवाल है, रासायनिक अधिशोषण कैसी अभिक्रिया। रासायनिक अधिशोषण अनुत्क्रमणीय और भौतिक अधिशोषण उत्क्रमणीय होता है, ये याद रखोगे। रासायनिक अधिशोषण क्या होता है, एक लेयर होता है, जबकि भौतिक अधिशोषण में बहुत सारा लेयर होता है, बहुआण्विक स्तरीय बनाता है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल है 82 नंबर सवाल है, निम्न में से किसमें टिंडल प्रभाव नहीं पाया जाता। टिंडल प्रभाव जिसमें नहीं पाया जाता वो चीनी का घोल होता है। कौन सा बच्चों, चीनी के घोल में। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चा पार्टी। 83 नंबर सवाल है, P2O5 अच्छा क्या है, एक प्रकार का P2O5 जो होता है अच्छा एक अवशोषक होता है। क्या होता है, अवशोषक। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 84 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में कौन लायोफिलिक कोलाइड है। लायोफिलिक कोलाइड गम होता है, गोंड होता है। कौन सा गम भाई, वो जिंदगी वाला गम नहीं है, ये चिपकाने वाला गम है, एकदम चिपक जाने वाला। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो, 85 नंबर सवाल है, भौतिक अधिशोषण में लगभग उष्मा उत्सर्जित होती है, वो भी किलो जूल पर मोल में। तो हम कहेंगे 20 से लेके 40 किलो जूल पर मोल है, 20 से लेके 40 किलो जूल पर मोल है, तो ये भौतिक अधिशोषण का होता है। और 40 से लेके 400 किलो जूल पर अगर मोल है, ये हमारा हो जाता है रासायनिक अधिशोषण के लिए। तो करेक्ट आंसर हम कहेंगे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 86 नंबर सवाल आपके सामने है, जल्दी जल्दी से आप लोग चैट सेक्शन में आंसर को लगाते चलो बच्चा पार्टी। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुका है। रासायनिक अधिशोषण में कितनी परतें होती है, सभी बच्चे एक बार बता दो। रासायनिक के लिए हमने क्या बताया, ये एक स्तर बनाता है, एक आणविक स्तर को बनाता है, एक परतें होती है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल का जवाब जल्दी से बता दो। 87 नंबर सवाल है, दूध निम्नलिखित में से किसका उदाहरण, तो दूध पायस का उदाहरण है, इमल्सन का उदाहरण है बच्चा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 88 नंबर सवाल है, टिंडल प्रभाव पाया जाता है किसमें, टिंडल प्रभाव सॉल्ट में पाया जाता है बच्चों। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 88 का क्या लगा रहे सारे बच्चे, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल आपके सामने है, बता दो निम्नलिखित में कौन लायोफिलिक कोलाइड नहीं है। लायोफिलिक कोलाइड वो भी नहीं है, लायोफिलिक कोलाइड यानी कि द्रव स्नेही कोलाइड। और लायोफोबिक पूछता तो द्रव विरागी कहते, लेकिन हमारा लायोफिलिक नहीं है, मतलब लायोफोबिक होगा, कुहासा हो जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 90 नंबर सवाल है कि तेल को वसा में बदलने हेतु प्रयुक्त उत्प्रेरक कौन सा होता है, निकेल होता है बच्चों। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 91 नंबर सवाल है, आपके सामने ये रहा, आपके सामने जल्दी से बता दो, अपमार्जक को क्या कहा जाता है। अपमार्जक को कहा जाता है पृष्ठ सक्रियन यानी कि सरफेस एक्टिवेटर कहा जाता है बच्चों। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 92 नंबर सवाल का जवाब जल्दी से बता दो, क्या होगा। यूरिएज उदाहरण है किसका, यूरिएज उदाहरण होता है एक एंजाइम का। किसका बच्चों, एक एंजाइम का। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, याद रखोगे आप लोग। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल 93 नंबर सवाल है, रक्त पर कैसा आवेश पाया जाता है। रक्त पर ऋणात्मक होता है, र से रक्त, बस र से ऋणात्मक, याद रख लो, इंपॉर्टेंट है। चलो आगे बढ़ते हैं। 94 नंबर सवाल है कि उत्प्रेरक की व्याख्या सबसे पहले करने वाला वैज्ञानिक का नाम था बर्जीलियस। क्या था बच्चों, बर्जीलियस। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चा पार्टी। ये रहा, स्टार्च के जल अपघटन में निम्नलिखित में किस एंजाइम का उपयोग होता है। स्टार्च के जल अपघटन में जिस एंजाइम का उपयोग होता है उसका नाम आपको बताना है, जल्दी से बता दो। डाइस्टेज होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ओके,
ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल ये रहा आपके सामने, बता दो टॉयलिन नामक एंजाइम का स्रोत कौन सा होता है? टॉयलिन नामक एंजाइम जीव की लार होता है क्या बच्चों? सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलो 97 नंबर सवाल को देखते हैं। ये रहा आपके सामने, उत्प्रेरक कितने प्रकार के होते हैं? उत्प्रेरक दो प्रकार के होते हैं, समांग उत्प्रेरक और विषमांग उत्प्रेरक। कितना हुआ? दो हुआ। करेक्ट आंसर ए लगा लो बच्चों। उत्प्रेरक का क्या कार्य है? उत्प्रेरक अभिक्रिया के वेग को बढ़ाता है और घटाता है। उत्प्रेरक का व्याख्या किसने किया था? बर्जीलियस साहब ने किया था। इतना तो हमने पहले भी पढ़ चुका है। चलो आगे बढ़ते हैं। 98 नंबर सवाल आपसे पूछा जा रहा है, जो पदार्थ जल का पृष्ठ तनाव कम कर देते हैं क्या कहलाते हैं? कम कर दे रहा है, पृष्ठ सक्रिय कारक होगा। कौन सा होगा बच्चों? पृष्ठ सक्रिय कारक। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। 99 नंबर सवाल का जवाब बता दो, विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से कोलाइडी कणों का गमन क्या कहलाता है? यह कहलाता है वैद्युत कण संचलन। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, याद रखना बच्चों। चलो, और आज के क्लास का हमारा लास्ट सवाल आपके सामने है, अधिशोषण की प्रक्रिया होती है। अधिशोषण हमारा पृष्ठीय घटना होता है, जबकि अवशोषण हमारा जो होता है ये अंदर वाला भाग होता है, यानी कि पृष्ठीय घटना। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ओके, 100 का अगर आप बी लगाए हो तो 100% सही आंसर हो जाएगा। अब आप लोग कमेंट करो। पहले एक कमेंट ये करो कि आज का क्लास आपको कैसा लगा, या दूसरा कमेंट ये होना चाहिए कि इस 100 ऑब्जेक्टिव में आप सही कितना कर पाए हो। ओके बच्चों, अब ये हमारा 2 कमेंट सारे बच्चे का आना चाहिए, क्लास कैसा लगा और ये इसमें कितना सही कर पाए हो। ओके बच्चों, चलो। और जितने बच्चे अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए हो तो भाई सारे बच्चे क्लास को लाइक कर लीजिएगा, और चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हो तो सब्सक्राइब करते चलिएगा। डेली क्लास का टाइम हमने बताया शाम के 6 बजे और शाम के 8 बजे होता है, ज्वाइन भी करिएगा आप लोगों के। मिलते हैं फिर अगले क्लास में बच्चा पार्टी। और इंपॉर्टेंट बात ये एक है कि जितने बच्चे अभी तक सब्जेक्टिव का तैयारी किसी भी कारणवश नहीं कर पाए हैं, तो अब बच्चों हमने आपके लिए तैयार किया है सिर्फ फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाला नोट्स, यानी कि उसमें उतना ही क्वेश्चन रहेगा जितना आपके एग्जाम में आ सकता है। 100% लड़ेगा भाई, क्योंकि पिछले वर्ष का भी ये हमारा गारंटी है और अब की बार भी गारंटी लेते हैं कि उसके बाहर नहीं आएगा। 50 से 60 क्वेश्चन हमारे द्वारा दिया जाएगा और उसका आंसर भी हम ही देंगे भाई। तो मात्र ये 199 में मिल रहा है। कॉल करिएगा 7070 82 1685 नंबर पे, और यहाँ पे लिख देना भाई नंबर, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है सारा चीज। देखो यहाँ पे लिख रहे हैं 7070 82 1685 नंबर पे कॉल करिएगा, बोलिएगा सर हमें 199 वाला फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो का नोट्स चाहिए, आपको मिल जाएगा। इंग्लिश मीडियम के हो या फिर हिंदी मीडियम के, दोनों के लिए बनाया गया है। इंग्लिश मीडियम में फिजिक्स और केमिस्ट्री दिया जाता है और हिंदी मीडियम में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों मिलता है 199 में। कॉल करिएगा, मैसेज करिएगा, आपको दे दिया जाएगा बच्चों। मिलते हैं फिर अगले क्लास में। आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, क्लास को लाइक कर लीजिएगा।